चलें जी। नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे अब तक हमने जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़े हैं कि कौन सा कब एल्गोरिथम यूज़ करना है। ठीक, तो एक मेंटल मैप बनेगा कि अगर तो ये चीज़ है तो ये करेंगे, अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हम बात पूछेंगे वो ये है कि अब तक हमने MDP जो पढ़े थे, जितने भी एल्गोरिथम्स MDP से पढ़े थे उनको हमने टेबुलर का नाम दिया था। टेबुलर सॉल्यूशंस थे वो। व्हाट इज मेंट बाय टेबुलर सॉल्यूशंस? यस, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं। तो चाहे वो स्टेट्स की वैल्यूज़ हों या वो स्टेट एक्शन की वैल्यूज़ हों, हम उनको एक टेबल की फॉर्म में इस तरह सेव कर सकते हैं। ठीक, बिकॉज फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट एक्शंस होते हैं। सो वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं? या तो हम प्लानिंग करते हैं या लर्न करते हैं, लेकिन जब हम लर्न कर लेते हैं या प्लान कर लेते हैं तो वी कैन स्टोर देम इन अ टेबल। दैट्स वाई उनको हम कहते हैं टेबुलर सॉल्यूशंस। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इफ़ द स्टेट स्पेस इज़ टू लार्ज और द एक्शन स्पेस इज़ टू लार्ज, कि हम इस तरह टेबल में उनको सेव ना कर सकें। सो उस केस में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेस की एग्जाम्पल लें तो चेस के कितने पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं? टोटल पॉसिबल स्टेट्स 64 तो उनकी वो है ना, पोजीशंस हैं, वो ब्लैक एंड वाइट स्क्वेयर्स हैं। फिर उसमें 16 पीसेस वाइट होते हैं, 16 पीसेस ब्लैक होते हैं। ठीक, और उनकी फिर आप उसमें भी फिर क्या नाम है, अब सबकी कंबाइंड पोजीशन को कंसिडर करेंगे तो आपकी स्टेट स्पेस ऑलमोस्ट बनती है 10⁻46। ठीक, अब आप हर एक की वैल्यू को सेव इस तरह किसी स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते, तो उसके लिए आज हम पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेट फंक्शंस। बट इससे पहले एक रीकैप करते हैं। तो रीकैप करते वक्त हम पहले एल्गोरिथम्स को डिसाइड करते हैं। पहले हम पूछेंगे कि कैन वी यूज़ टेबल्स टू स्टोर वैल्यू फंक्शन या वैल्यूज़ ऑफ स्टेट वैल्यू फंक्शन। कैन वी यूज़ टेबल टू स्टोर वैल्यूज़? इसका आंसर क्या होगा? या तो येस होगा या नो होगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टेट स्पेस जो है वो फाइनाइट है या नहीं है। अगर तो येस है तो फिर हम कौन सा क्वेश्चन खुद से पूछेंगे? पहला क्वेश्चन तो ये है कि टेबुलर है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा जी? यस, गुड। सो डू वी हैव अ मॉडल और नॉट? और ये किस मॉडल की बात हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल? जिसमें हमें कंप्लीट प्रोबेबिलिटी गिवन हो ऑफ द नेक्स्ट स्टेट एंड ऑल द पॉसिबल रिवॉर्ड्स इफ अ सर्टेन एक्शन इज टेकन इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो अगर तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल गिवन है तो इसका आंसर भी क्या हो सकता है? येस और नो। अगर तो मॉडल गिवन है फिर हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे? इज दिस अ कंट्रोल प्रॉब्लम? व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल प्रॉब्लम? उसमें हम क्या डिटरमिन करते हैं? एक चीज़ होती है कंट्रोल और एक चीज़ होती है प्रिडिक्शन या एस्टिमेशन। कंट्रोल में क्या करते हैं? पॉलिसी डिटरमिन करते हैं, जबकि प्रिडिक्शन या एस्टिमेशन में हम वैल्यूज डिटरमिन करते हैं। तो अगर तो ये कंट्रोल प्रॉब्लम है जिसमें हमने पॉलिसी डिटरमिन करनी है तो हमने कौन से एल्गोरिथम्स पढ़े हैं जिसमें हमें मॉडल गिवन हो, एक तो टेबुलर हो, मॉडल गिवन हो एंड देन वी हैव टू डिटरमिन द पॉलिसी। तो हमने कौन से एल्गोरिथम्स पढ़े? कुछ याद करें। MDPs में हमने कंट्रोल के लिए कौन से प्रॉब्लम्स एल्गोरिथम्स पढ़े? वैल्यू आइट्रेशन एंड पॉलिसी आइट्रेशन। गुड, वैल्यू आइट्रेशन एंड इज अ कंट्रोल प्रॉब्लम। यस, तो हम यूज़ करेंगे या तो वैल्यू आइट्रेशन या पॉलिसी आइट्रेशन। और दोनों को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? जनरलाइज्ड पॉलिसी आइट्रेशन। बोथ पॉलिसी आइट्रेशन इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ वैल्यू आइट्रेशन। अगर तो कंट्रोल प्रॉब्लम नहीं है तो ये कौन सी प्रॉब्लम है फिर? कंट्रोल प्रॉब्लम में हम पॉलिसी डिटरमिन करते हैं, जबकि इसके ऑपोजिट क्या कर प्रिडिक्शन या एस्टिमेशन में क्या होता है कि पॉलिसी गिवन होती है और उस पॉलिसी के अंडर हम वैल्यूज एस्टिमेट करते हैं। तो अगर मॉडल गिवन हो और हमने वैल्यूज एस्टिमेट करनी हो तो उसके लिए हमने कौन सा एल्गोरिथम पढ़ा था? यस, पॉलिसी एवेल्युएशन। गुड, विच इज आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्युएशन। डायनेमिक प्रोग्रामिंग याद है? हम एक पॉलिसी गिवन होती थी और हम आइट्रेटिवली उस पॉलिसी के अंडर वैल्यूज़ बार बार एक स्टेट की निकालते थे अंटिल द वैल्यूज़ कन्वर्ज। तो दैट वाज बेसिकली योर डायनेमिक प्रोग्रामिंग DP।
तो MDPs में हमने कौन कौन से एल्गोरिथम देखे? अगर तो MDPs में अगर मॉडल गिवन हो तो कंट्रोल के लिए वैल्यू आइट्रेशन और पॉलिसी आइट्रेशन, जबकि एवेल्यूएशन के लिए हमने DP यूज़ किया था या आइट्रेटिव पॉलिसी एवेल्यूएशन। अगर तो मॉडल नहीं गिवन तो क्या क्वेश्चन पूछेंगे हम? मॉडल गिवन नहीं है बट डू वी हैव टू लर्न अ मॉडल? यस। अगर तो मॉडल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नहीं है, तो क्या अगर हमें मॉडल लर्न करने की ज़रूरत है या नहीं? अगर तो हम मॉडल लर्न किए बगैर सिर्फ सैम्पल्स की बेस पे वो निकालें तो उनको हम कौन से मेथड्स कहते हैं? उनको कंबाइंडली हम कौन से मेथड्स कहते हैं? यस, मॉन्टी कार्लो है, TD है, इन सब कौन से सैम्पल बेस्ड मेथड्स। वी जस्ट डिटरमिन दी पॉलिसी और वैल्यूज़ बेस्ड ऑन दी सैम्पल जो कि इंटरेक्शन से आते हैं। तो अगर तो हमें मॉडल लर्न नहीं करना तो हम सैम्पल बेस्ड मेथड यूज़ करते हैं जिसमें एजेंट सिर्फ इंटरेक्शन के थ्रू लर्न करता है। क्योंकि मॉडल नहीं है तो द ओनली वे टू लर्न इज़ यूजिंग इंटरेक्शन। अच्छा, जब मॉडल गिवन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। जब मॉडल गिवन नहीं है और हम लर्न भी नहीं कर रहे तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग हम करते हैं यूजिंग सैम्पल बेस्ड मेथड्स। और अगर हमें मॉडल लर्न करना पड़े तब इसको हम क्या कहते हैं? मॉडल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नहीं है, लेकिन हम एक मॉडल लर्न करते हैं, उस मॉडल को हम क्या नाम देते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल गिवन ना हो बट हम मॉडल लर्न करते हैं, इस तरह के मॉडल हम कहते हैं सैम्पल मॉडल, जो हम लर्न करते हैं फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। और लर्न कैसे करते हैं जी? सॉरी, इन्वायरमेंट से। तो सैम्पल मॉडल भी हम लर्न करते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। तो इसमें हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े थे? नहीं, जब हम मॉडल लर्न करते हैं, हम प्लानिंग भी करते हैं, हम लर्निंग भी करते हैं। वो जी, क्यू प्लानिंग, गुड। क्यू प्लानिंग, और कौन सा नाम यूज़ किया था हमने? डायनाक्यू। और एक और चीज़ भी पढ़ी थी, डायनाक्यू प्लस। ठीक। और अगर हमने मॉडल लर्न किए बगैर सिर्फ इंटरेक्शन से कुछ सीखना है तो उस केस में हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि डू वी लर्न एट ईच स्टेप? अगर तो हम हर स्टेप पे लर्न नहीं करते बल्कि एपिसोड के एंड तक वेट करते हैं तो फिर मॉन्टी कार्लो होते हैं वरना TD होते हैं। लेकिन मॉन्टी कार्लो और TD को हम 2 पर्पज़ के लिए अगेन यूज़ कर सकते हैं। इज़ इट अ कंट्रोल प्रॉब्लम? तो डू वी लर्न एट ईच स्टेप? यस और नो। यहाँ पे भी क्या है? यस। अगर तो हमें हर स्टेप पे लर्न करना पड़े बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, तो अगर तो वो कंट्रोल प्रॉब्लम है तब हमने कौन से एल्गोरिथम्स पढ़े थे? हम हर स्टेप पे लर्न कर रहे हैं और बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट लर्न कर रहे हैं। यस, सारसा। और क्या था? क्यू लर्निंग। और एक और चीज़ जो हमने स्किप कर ली थी, दैट वाज एक्सपेक्टेड सारसा। तो सिर्फ नाम याद कर लें, अगर टाइम मिला तो एक्सपेक्टेड सारसा को भी पढ़ लेंगे। इसमें हम देखा अगर आपको याद हो, सारसा में हम क्या यूज़ करते थे? सिर्फ नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट एक्शन को कंसिडर करके करते थे। एक्सपेक्टेड सारसा में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू को कंसिडर करते हैं बाय टेकिंग द एवरेज। ठीक, तो ऑफ ऑल द पॉसिबल एक्शन दैट वी कैन टेक इन द स्टेट। ठीक, वो हम आगे पढ़ेंगे तो अगर टाइम मिला। ठीक, तो अगर तो कंट्रोल प्रॉब्लम है तो देन इट इज़ कॉल्ड, तो या तो हम सारसा यूज़ करेंगे या हम क्यू लर्निंग यूज़ करेंगे। और अगर कंट्रोल प्रॉब्लम नहीं है और हमने सिर्फ एवेल्यूएशन करनी है तब हम उसको क्या कहते हैं? हर स्टेप पे वी जस्ट डिटरमिन द वैल्यूज़ बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। TD यूज़ करेंगे, गुड। तो तब उसको हम कहते हैं टेम्पोरल डिफरेंस। तो टेम्पोरल डिफरेंस को जब आप कंट्रोल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तब वो सारसा बन जाता है, लेकिन सिर्फ पॉलिसी एवेल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं देन वी ओनली कॉल इट TD। और इस TD को हम क्या कहते हैं? 1 स्टेप अहेड, TD 0। वाई TD 0? बिकॉज हम सिर्फ नेक्स्ट स्टेप को देख के अपने करंट स्टेप की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। एंड सो यहाँ पे ये चीज़ येस है और ये चीज़ नो है। ठीक,
डू वी लर्न एट ईच स्टेप? नो। अगर हम हर स्टेप पे लर्न नहीं करते बल्कि एपिसोड के एंड होने का वेट करते हैं, अगेन वी आस्क दिस क्वेश्चन, इज इट अ कंट्रोल और प्रिडिक्शन? अगर तो कंट्रोल नहीं है, प्रिडिक्शन है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? मोंटे कार्लो यूज़ करते हैं। ठीक, और मोंटे कार्लो में हमने क्या यूज़ किया था? जो फर्स्ट विजिट था और एवरी विजिट था और फिर ऑफ पॉलिसी था, वो हमने किस चीज़ के लिए यूज़ किया था? वो एवेल्यूएशन के लिए यूज़ किया था। मोंटे कार्लो फर्स्ट विजिट, एवरी विजिट, और तीसरा क्या था? एक्सप्लोरिंग स्टार्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया था हमने। उसमें हम क्यों ऐसे निकालते थे। ठीक, तो फर्स्ट विजिट मोंटे कार्लो, एवरी विजिट मोंटे कार्लो और ऑफ पॉलिसी भी जो हमने पढ़ी थी, वो हमने सिर्फ एवेल्यूएशन के लिए पढ़ा था कि किस तरह वैल्यूज ऑफ द स्टेट डिटरमिन करना है बाय फॉलोइंग अ पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट पॉलिसी। और अगर मोंटे कार्लो में हम कंट्रोल पर्पस के लिए अगर मोंटे कार्लो को यूज़ करते हैं, तो उसमें जैसे इन्होंने कहा मोंटे कार्लो एक्सप्लोरिंग स्टार्स था और क्या था, और वो एप्सिलॉन सॉफ्ट वाला था। शायद कुछ दरमियान में एक एल्गोरिथम मिस भी हो गया हो, बट दैट वाज ऑल जो अब तक हमने पढ़ा है एमडीपीस में। ठीक, अब हम किसको कवर करेंगे? इफ़ वी कैन नॉट यूज टेबल्स टू स्टोर वैल्यूज़। तो जब आपके पास स्टेट स्पेस इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप टेबल में सेव नहीं कर सकते, देन यू हैव टू डिटरमिन अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन हो जिसको मैं स्टेट दूं और वो मुझे उसकी वैल्यू रिटर्न करे, तो फिर मुझे उसको टेबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, इट्स जस्ट लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि एक टेबल है, और इस टेबल की बेस पे मैं सपोज 3 इनपुट्स हैं ए बी सी और ये आउटपुट है। एंड सपोज आपसे कहूँ कि ये जो इनपुट्स हैं ए बी सी के वो 0 और 1 भी होती हैं, 0 और 1 ही हो सकती हैं। तो कितने पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं ए बी सी के? इफ़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी कैन ओनली बी 0 और 1, तो मेरे पास कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस बनेंगे? 8, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। ठीक, and suppose the output is 1 in this case and 0 in every case। तो क्या अगर आपको ये टेबल गिवन हो, क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है? ये एंड फंक्शन है सिंपली। ठीक, कोई एक इनपुट भी 0 है तो आउटपुट 0 है, एंड द आउटपुट विल बी 1 इफ़ ऑल द वैल्यूज आर 1। तो क्या मुझे इन वैल्यूज़ को स्टोर करने की ज़रूरत है इफ़ आई नो द फंक्शन? नो। ठीक, सो इफ़ आई नो कि ये जो अगर मैं ए बी सी दूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या होना चाहिए? ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो फिर मुझे इन वैल्यूज़ को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इट मीन्स कि हम फंक्शन की बेस पे भी किसी वैल्यूज़ को डिटरमिन कर सकते हैं। वी डू नॉट नीड टू स्टोर देम इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। बट इस केस में तो सिर्फ ए बी सी की वैल्यूज़ फिक्स ही है ना, बहुत कम है, या तो 0 है या 1 है, तो पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास सिर्फ 8 बनती हैं। तो इस केस में वी कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट फंक्शन बिकॉज इनपुट कम है। बट व्हाट इफ़ आई आस्क यू कि ए बी सी जो हैं उनकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, और जो आउटपुट है उसकी भी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, और अगर आपको वो लिमिटेड डेटा दे दिया जाए तो क्या आप उस लिमिटेड डेटा की बेस पे एग्जैक्ट फंक्शन डिटरमिन कर सकेंगे? नहीं, यू विल ट्राई टू अप्रॉक्सीमेट द फंक्शन। ठीक, यानी आप फंक्शन को जो डिटरमिन करेंगे बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, दैट मे नॉट बी द एग्जैक्ट फंक्शन, दैट विल बी फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन। एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन। कहाँ पे? डेटा की बेस, मशीन लर्निंग ही है ये। डेटा की बेस पे यू वांट टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, and you learn that function। ठीक, learn that function based on this data
एंड वो फंक्शन एग्जैक्ट नहीं भी हो सकता, उसमें एरर का चांस भी हो सकता है। दैट इज़ बेसिकली मशीन लर्निंग। तो बेसिकली हम यहाँ अब करेंगे क्या, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब स्टेट स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हम किस तरह वैल्यूज़ को लर्न करेंगे। ठीक, तो अभी थोड़े से मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने टिपिकल एग्जांपल क्या देखी थी मशीन लर्निंग में? सबसे पहले एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन में जब करते हैं, हॉस्पिटल या हाउस वाली? अच्छा, हमने तो हाउस वाली देखी थी कि अगर इतने नंबर ऑफ रूम्स इतने हों, ये एक फीचर है, एरिया इन जो भी है उसका इतना हो, नंबर ऑफ फ्लोर्स अगर इतने हों तो उसके बेस पे फिर घर की प्राइस डिटरमिन की जाती है। ठीक, तो आप सो बेसिकली आपके वो फीचर्स हैं और आपको आउटपुट दिया जाता है, और आप इस डेटा की बेस पे यू ट्राई टू अप्रॉक्सीमेट द फंक्शन। ठीक, हम उन फंक्शन को क्या कहते हैं? हम उनको पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहते हैं। जिस फंक्शन को हम अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं, जिसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, हम उनको पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहते हैं। एंड व्हाट इज मेंट बाय पैरामीटराइज्ड फंक्शन? जिसका फॉर्म सेम होता है, जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसकी शेप सेम होती है, बट उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम लीनियर रिग्रेशन जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने एज्यूम किया था कि देयर इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ हाउस एंड ईच ऑफ दीज फीचर्स। तो शेप जो है वो हमने एज्यूम की होती है कि वो लीनियर होगा। सपोज एक फीचर कंसिडर करते हैं, सारे फीचर्स नहीं, हम टू डायमेंशन में अगर हम बात करें तो लेट्स एज्यूम ओनली वन फीचर एंड दैट इज़ एरिया। सपोज एरिया को कंसिडर करते हैं एंड एरिया के बेस पे हम प्राइस को लर्न करना चाहते हैं, तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ एरिया की गिवन होंगी और हमने प्राइस की डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन होगी और हमने इसके बेस पे लर्न करना है। तो हम एज्यूम क्या करते हैं इस केस में? हाउ डू वी लर्न? हम एज्यूम ये करते हैं कि इस एरिया और इस प्राइस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है। सो हम फॉर्म को या स्ट्रक्चर को फिक्स कर लेते हैं। ठीक, लेकिन लीनियर तो क्या हो सकता है? लीनियर तो ये भी हो सकता है लाइक दिस। सपोज दिस इज आपके पास एरिया है जो फीचर है और ये आपके पास प्राइस है। तो हम एज्यूम करते हैं कि दोनों के दरमियान रिलेशनशिप लीनियर है, लेकिन लीनियर ये भी हो सकता है, लीनियर तो ये भी हो सकता है, लीनियर आपके पास ये भी हो सकता है, और लीनियर कुछ भी हो सकता है आपके पास। समझो, तो इन सब में क्या डिफरेंस है? फॉर एग्जांपल इस और इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों लीनियर है, लेकिन क्या डिफरेंस है? स्लोप का। ठीक, इस ब्लैक और ग्रीन में क्या डिफरेंस है? स्लोप सेम है लेकिन ऑफसेट डिफरेंट है। ठीक, तो ये क्या चीज़ें होती हैं जब हम कहते हैं कि ये जो आउटपुट है प्राइस ऑफ द हाउस है, इसका और इस एरिया जिसको हम एक्स कहते हैं, एक ही फीचर है, इनके दरमियान रिलेशनशिप लीनियर है, बट ये किस पे डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्लोप पे डिपेंड करता है और ऑफसेट पे डिपेंड करता है। तो पैरामीटराइज्ड फंक्शंस में भी एज्यूम कि हमें फंक्शन का जो शेप है या जो फॉर्म है वो हम एज्यूम करते हैं, और देन वी लर्न द पैरामीटर्स। ठीक, हम मशीन लर्निंग में किन पैरामीटर्स को लर्न करते हैं? ये एक्स गिवन होता है, हम थीटा नॉट एंड थीटा वन को लर्न करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और जब हम लर्न, तो बेसिकली वाई इज़ द ट्रू लेबल जो कि गिवन होता है, इसको हम y कहते हैं। सपोज ये एक ही फीचर है x, और जिसको हम लर्न करते हैं उसको हम y हैट कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो y हैट बेसिकली क्या होगा? इट्स अ फंक्शन ऑफ x, इसको फीचर दिया जाएगा एंड वी हैव टू लर्न दीज पैरामीटर्स, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। y हैट इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड दीज पैरामीटर्स जिसको हमने लर्न करना है। तो इसको हम कहते हैं इट्स एन अप्रॉक्सीमेट फंक्शन। याद आ रहा है? दिस इज द अप्रॉक्सीमेट फंक्शन एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। ठीक, फिर हम लर्निंग करते किस तरह हैं? हाउ डू वी लर्न दीज वेट्स? एरर फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं, और फिर उस एरर को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वेट्स को ऐसे एडजस्ट करें कि हमारे पास वो एरर
रिड्यूस हो जाए। तो एरर को हम निकालने के लिए एरर फंक्शन जो है जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक, एब्सोल्यूट हो सकता है, मीन स्क्वायर हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकता है, एंड और भी बहुत होते हैं। ग्रेन्स में तो फिर कुछ और होते हैं। खैर, सो सपोज ट्रू फंक्शन कुछ ऐसे है और हमने जो लर्न किया है सपोज वो कुछ ऐसे है। ठीक, सो दिस इज वाई हैट एंड दिस इज वाई। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम एरर निकालते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। यहाँ पे कितना एरर है, यहाँ पे कितना एरर है और यहाँ पे कितना एरर है। और एरर की डायरेक्शन मैटर नहीं करती। ठीक, तो अगर एरर की डायरेक्शन मैटर नहीं करती तो या तो हम एब्सोल्यूट कंसिडर करते हैं या फिर हम उसको स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कब बेहतर होता है, स्क्वायर करते क्यों है वैसे? इसके अलावा ठीक, देखिए यस वो नहीं, वो तो एब्सोल्यूट डिफरेंशिएबल नहीं होता क्यों? अच्छा, देखिए हम एब्सोल्यूट एरर को भी तो यूज़ करते हैं सर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, ठीक, गुड। जो कि मेरा वो था कि हम एक रीज़न ऑफ यूजिंग दिस y इज़ y ऑफ x है, ये ट्रू वैल्यूज़ हैं और ये आपके पास पैरामीटराइज्ड वैल्यूज़ हैं। इसको एक वजह स्क्वायर करने का ये है कि हम स्क्वायर क्या करता है कि अगर डिफरेंस कम है तो उसका इफ़ेक्ट कम होगा, जहाँ डिफरेंस ज़्यादा होगा उसको हम ज़्यादा पेनलाइज करेंगे। एक वजह स्क्वायर यूज़ करने की ये है कि जहाँ पे डिफरेंस कम हो वो कम पेनलाइज हो और जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा हो वो ज़्यादा पेनलाइज, यानी हम हर एक एम्पलीफाई करता है। ठीक है, यानी ज़्यादा एरर को एम्पलीफाई करता है। तो वन ऑफ द रीज़न ऑफ यूजिंग मीन स्क्वेयर्ड एरर इज़, अच्छा तो ये तो वही चीज़ है। और फिर हम लोग क्या करते हैं इसको, ये तो एक इंस्टेंस के लिए एरर है ना, फिर हम क्या करते हैं उसको हर इंस्टेंस के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर i इज़ इक्वल टू 1 अप टू m y i और i लगा लेते हैं इस तरह। तो इस तरह हम एरर फंक्शन जिसको हम j से डिनोट करते हैं, एंड j इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ व्हाट, थीटा। वो इस थीटा पे डिपेंड करता है कि थीटा को आप वेरी करेंगे तो ये एरर भी वेरी होगा। ठीक, और ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब मिनिमाइज कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन में हमने वेट्स को चेंज करना है कि हमारे पास ये एरर मिनिमम हो जाए। ठीक, ग्लोबल मिनिमम या लोकल मिनिमम जो होता है वो हम कैसे अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव्स ही क्यों यूज़ करते हैं, वो इसलिए बिकॉज अगर हम कोई सिंपल फंक्शन कंसिडर करें, फिलहाल इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भूल जाएं, कोई भी सिंपल फंक्शन है, चेंज ऑफ रेट, यस, फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, तो जो हम डी एफ, अगर एक ही वेरिएबल है ना तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, देन तो इसे कहते हैं टोटल डेरिवेटिव। और अगर डिफरेंट पैरामीटर्स हों फिर हम तो क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो सपोज हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये डी एफ बाई डी एक्स क्या शो करता है हमें कि x में चेंज करने से f में कितना चेंज आता है। ठीक, अगर तो और इसको हम कहते हैं स्लोप, ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है जबकि यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम है। ठीक है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है जबकि यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम है, जो उसकी इंक्लिनेशन है। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड तो ये शो करता है कि x के चेंज करने से f में किस मैग्नीट्यूड का चेंज आ रहा है, लेकिन स्लोप की डायरेक्शन क्या शो करती है। सपोज यहाँ पे स्लोप ये है ना, व्हाट इज़ द स्लोप, स्लोप इज़ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, लेकिन चूंकि हम d यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, तो डेरिवेटिव में और डेल्टा में क्या फ़र्क होता है, डेल्टा और डेरिवेटिव में क्या फ़र्क होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। जब डेल्टा को हम कहते हैं कि इतना छोटा हो जाए कि इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन इट बिकम्स डी, क्लोजर टू ज़ीरो। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस चेंज की बात करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस, वैसे तो स्लोप क्या होता है, चलिए वैसे तो स्लोप अगर मैं कहूँ कि इस लाइन का स्लोप क्या है तो आप क्या कहते हैं कि इसके x में और इसके y में कितना है, x में कितना चेंज है विच इज़ डेल्टा x, और y में कितना चेंज है, दिस इज़ डेल्टा y। इसमें हम डेल्टा x और डेल्टा y की बात करते हैं। दिस इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस स्लोप, दिस इज़ एवरेज स्लोप, हम ओवर द इंटरवल स्लोप फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब ये डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए
तब स्लोप क्या बन जाता है, तब वो इंस्टेंटेनियस स्लोप बन जाता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट। ठीक, इस पॉइंट पे क्या स्लोप है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज टेंजेंट टू दिस कर्व। इस पॉइंट पे क्या स्लोप है, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन विच इज टेंजेंट टू दिस कर्व। इस पे क्या स्लोप है, स्लोप ऑफ द लाइन विच इज टेंजेंट टू दिस कर्व। तो वी कैन सी कि स्लोप इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे चेंज ज़्यादा है। यहाँ पे स्लोप ऑलमोस्ट ज़ीरो है बिकॉज एक्स को चेंज करने से एफ में चेंज नहीं आ रहा। तो स्लोप का मैग्नीट्यूड हमें ये बताता है कि एक्स को चेंज करने से एफ में चेंज कितना आ रहा है। स्लोप की डायरेक्शन क्या बताती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्लोप की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है। ठीक, तो ये डायरेक्शन क्या शो करती है, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या शो करता है कि एक्स को चेंज करने से एफ भी बढ़ रहा है, जबकि नेगेटिव स्लोप क्या शो करता है कि एक्स को चेंज करने से एफ डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ द स्लोप हमें ये बताता है कि एक्स को बढ़ाना चाहिए या एक्स को कम करना चाहिए। अब सपोज करें कि ये जो एफ है ये कोई आम फंक्शन नहीं है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक, और ये जो एक्स है ये हमारे पास थीटा है। तो हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे कि थीटा को किस डायरेक्शन में मूव करें कि हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम हो जाए, कम हो जाए। तो अगर तो स्लोप पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि थीटा बढ़ाने से जे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। वेट बढ़ने से हमारा एरर बढ़ रहा है। ठीक, और अगर स्लोप नेगेटिव है इसका क्या मतलब है कि थीटा बढ़ाने से एरर कम हो रहा है। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो हमें थीटा को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। और अगर स्लोप नेगेटिव है तब हमें थीटा को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो इट मीन्स कि सॉरी थीटा है या हाँ, तो थीटा में हमने चेंज क्या किस डायरेक्शन में करना है। तो थीटा की जो पुरानी वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस डी एफ बाय डी थीटा आती है उसमें। ठीक, इसका क्या मतलब है कि इसकी जो भी इसकी वैल्यू होगी, अगर तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका क्या मतलब है कि स्लोप यानी थीटा के बढ़ने से एफ कम हो रहा है। अगर तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब है कि फिर तो अच्छी बात है, फिर तो हमें थीटा को बढ़ाना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का क्या मतलब है कि थीटा को बढ़ाने से ये एफ बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो फिर थीटा की वैल्यू को हमने कम करना है। जस्ट अ रीकैप ऑफ योर मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स कि हम किस तरह डिसाइड करते हैं। हमने थीटास को लर्न करना है, हमने वेट्स को लर्न करना है। वेट्स को लर्न का क्या मतलब है कि हम इनिशियल वैल्यूज एज्यूम करते हैं थीटास की, और फिर हमने क्या करना होता है, या तो थीटा को बढ़ाना होता है या थीटा को कम करना होता है बेस्ड ऑन दी डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ दिस स्लोप। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, लेकिन ये तो अगर एक थीटा हो तो हम डी यूज़ करते हैं, अगर मल्टीपल थीटाज हो तो हम क्या करेंगे, अगर मल्टीपल वेट्स हो तो फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो बेसिकली उसको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम अ वेक्टर ग्रेडियंट। सो व्हाट इज़ अ वेक्टर ग्रेडियंट? इट इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट थीटा। इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या यूज़ करेंगे, कोई भी थीटा आई हो उसमें जो चेंज आएगा वो विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेडियंट एफ आएगा। अब ये सारी बातें तो मशीन लर्निंग की थी, इसको हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, प्रॉब्लम क्या है, हमने क्या डिटरमिन करना है, अप्रॉक्सीमेट फंक्शन। लेकिन वो फंक्शन में क्या रिटर्न करें, किसको अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं? यस, किसकी वैल्यू को? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में वापस आ जाए, स्टेट एक्शन की वैल्यूज को। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि हमने हमारे पास स्टेट या की वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक, और हम इसको डिटरमिन करना चाहते हैं। स्क्वायर वो वाला काम करते हैं, रेट ज़्यादा होता है।
ओके, ठीक। और यहाँ पे तो अच्छा, इसमें ये सोच की बात नहीं की, इससे मुझे याद आ गया कि ये जो इसको फिर हम ग्रेडियंट डिसेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज हम किस चीज़ को कम करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रेडियंट को। हमारी कोशिश होती है कि हमारा ग्रेडियंट जो है वो कम से कम हो जाए। अगर बढ़ रहा है तो थीटा को हमने कम करना है, अगर ग्रेडियंट कम हो रहा है तो हमने थीटा को मज़ीद ज़्यादा करना है ताकि हमारे पास एरर कम हो जाए, ठीक। और बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का नुकसान क्या है कि इट मे स्टक इन द लोकल मिनिमम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है तो वो शायद, अगर यहाँ पे है तो वो कहे कि शायद यही मिनिमम है और वो इसको ही आपको रिटर्न करेगा, बट आपका एक्चुअल जो है वो, so this is global minimum and this is local minimum। खैर, इट्स अ प्रॉब्लम विद द ग्रेडियंट डिसेंट के वो एक जगह पे स्टक हो जाता है। बट हमारे केस में चूंकि j इज अ मीन स्क्वेयर्ड एरर, तो मीन स्क्वेयर्ड एरर में लोकल और ग्लोबल मिनिमम सेम होता है, बिकॉज मीन स्क्वेयर्ड एरर की शक्ल कैसी होती है? पैराबोला होता है, तो इसमें तो फिर वो लोकल और ग्लोबल मिनिमम की बात ही नहीं रहती, ठीक। बट ग्रेडियंट डिसेंट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट बिकॉज हम ग्रेडियंट को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रेगुलराइजेशन, चलो कहाँ तक थे? अच्छा, सो अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ज़रा अप्लाई करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम किस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट गिवन हो तो हमने वैल्यू निकाली है। अगर तो हमें इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी कि एक पॉलिसी के अंदर हमें स्टेट की वैल्यू पता होगी, तो दिस इज़ द ट्रू वैल्यू, जिसके ऊपर हम y कहते थे। और हमने किस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना है? वैल्यू ऑफ s गिवन दिस पैरामीटर, वैल्यू ऑफ s गिवन सम पैरामीटर, जिसको यहाँ पे थीटा की जगह हम उसको w कह रहे हैं। दिस इज आवर ट्रू वैल्यू जिसको हम y कहते थे ऊपर, और ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जिसको हम y हैट कहते हैं। यहाँ पे भी हैट है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, ठीक। तो अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? कहाँ था ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ये था ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक। अच्छा, आपको याद है कि इसमें फिर हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए हमें पता है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 यहाँ पे आएगा जो कि हमें तंग करेगा, तो हम क्या कर लेते हैं, खुद से यहाँ पे 1/2 लगा लेते हैं ताकि अगर ये 2 इधर आ भी जाए तो इसके साथ कटिंग हो जाए, ठीक। बिकॉज इट जस्ट कांस्टेंट जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब j ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? व्हाट इज द ट्रू वैल्यू? v पाई ऑफ s। व्हाट इज द वैल्यू दैट वी नीड टू अप्रॉक्सीमेट, ठीक। और ये फिर हम हर स्टेट के लिए करेंगे, फॉर एवरी स्टेट। वही जो हम तो अब तक पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि हम किस चीज़ को डिटरमिन करना चाहते हैं कि अगर एक स्टेट दी जाए तो हमें ये जो फंक्शन है ये हमें उसकी वैल्यूज रिटर्न करे, ठीक। एमडीपी में स्टेट क्यों सेम रहेगी? हम स्टेट डिफरेंट हो जाएगी और हमने हर स्टेट पे वैल्यूज डिटरमिन करनी है। प्रॉब्लम अभी भी वही है कि हमारे पास स्टेट्स हैं, हम स्टेट में एक्शंस देते हैं, हमारी स्टेट हो जाती है और अब हमने डिटरमिन करना है कि कौन सी स्टेट कितनी अच्छी और कितनी बुरी है। हमने वैल्यूज अभी भी डिटरमिन करनी है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब तक हम टेबुलर सोल्यूशन मेथड यूज़ करते थे, जिसमें हम अगर स्टेट की वैल्यू लर्न कर भी लेते थे तो उसको हम टेबल की फॉर्म में सेव कर सकते थे। बट अब आपके पास स्टेट स्पेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप टेबल यूज़ नहीं कर सकते टू स्टोर दीज वैल्यूज़। सो यू नीड टू हैव अ फंक्शन जिसको आप स्टेट की वैल्यू दे तो आपको उसकी वैल्यू रिटर्न करे विदाउट एक्सप्लिसिटली स्टोरिंग देम इन द टेबल। ये प्रॉब्लम है, ठीक। अच्छा जी, लेकिन यहाँ तक क्लियर है, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया इन केस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बट होगा क्या? सो यहाँ पे इट मीन्स कि कुछ एक्चुअल वैल्यूज होंगे। अच्छा,
हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि स्टेट स्पेस, वैसे तो हमने डिस्क्रीट एज्यूम किए ना, एक स्टेट होती है उसके बाद दूसरे स्टेट पे जंप करते हैं, कॉन्टीन्यूस नहीं होते, लेकिन यहाँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आई एज्यूम कि स्टेट स्पेस जो है वो कॉन्टीन्यूस है और यहाँ पे उसकी वैल्यूज ऑफ द स्टेट हैं। तो सपोज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टेट कुछ इस तरह है, अगर मैं स्टेट दूँ तो उसकी डिफरेंट स्टेट की ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और जो हम लर्न करते हैं सपोज वो मैंने कुछ ये लर्न कर लिया, तो ये आपके पास v पाई ऑफ s है, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर सर्टेन पॉलिसी जिसको हम एवेल्युएट कर रहे हैं, और ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास जो हमने अप्रॉक्सीमेट किया है ये वो लाइन है। क्लियर जी? क्यों खामोशी? यस, तो हम सुपरवाइज लर्निंग के, लेकिन अब मसला आते हैं ना कि अब इस पे सुपरवाइज लर्निंग के कहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकते हैं और कहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकते। हम क्या एज्यूम करेंगे यहाँ पे, अगर तो ये वाकई में सुपरवाइज लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग में हमें ट्रू वैल्यूज़ गिवन होती है ना, वाई गिवन होता है और हम वाई है डिटरमिन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वाई क्या है, ये है, ये वाई है ना ट्रू वैल्यूज़, और ये हमारे पास वाई हैट है, और डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये वाई तो ये वी पी तो हमें नहीं मालूम। ठीक, फिर यहाँ पे हम वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की कॉन्सेप्ट दोबारा से आ जाएंगे। डिफरेंस ये है कि सुपरवाइज लर्निंग में हमें वाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता होती है और हम वाई है डिटरमिन करते हैं। यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू ऑफ द स्टेट भी नहीं पता, तो फिर हम अप्रॉक्सीमेट कैसे कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। एग्जैक्टली तो हमने कौन सी assumption की थी, हमने इन वैल्यूज को एस्टिमेट किया था यूजिंग मोंटी कार्लो और यूजिंग टीडी बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। ठीक, तो इस पर आते हैं, लेकिन फिलहाल जरा इन इक्वेशंस को देखें। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर द वैल्यू ऑफ द स्टेट। ये चीज़ क्लियर है? ये नहीं, ये आपके पास y है, ये आपके पास y हैट है, आप सम करते हैं हर स्टेट पे, एंड देन वो 2 क्यों करते हैं, बिकॉज आप आगे इस 2 से छुटकारा चाहते हैं कि जब ये 2 यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव में तो वो कट जाए। लेकिन यहाँ पे एक और मसला है, वो मसला ये है कि द नंबर ऑफ स्टेट्स इज़ टू लार्ज एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज़ स्मॉल। तो अगर मैं इन पैरामीटर्स को चेंज करती हूँ तो बहुत ज़्यादा स्टेट्स की वैल्यूज़ चेंज होंगी, ये जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स की वैल्यूज़ विल चेंज फॉर गुड एंड कुछ स्टेट्स की वैल्यूज़ हमारे पास मज़ीद ख़राब हो जाएंगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इफ़ द पैरामीटर्स आर स्मॉल फ्यू एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ द स्टेट्स, तो अगर आप यानी एक पैरामीटर बहुत सारे स्टेट्स को कंट्रोल करेगा, तो अगर आप W को चेंज करते हैं टू डिक्रीज द ओवरऑल एरर, आप ओवरऑल एरर को जब कम करेंगे तो कहीं पे एरर कुछ स्टेट्स के लिए तो कम हो जाएगा, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए एरर ज़्यादा हो जाएगा, एवरेज एरर बेशक कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एवरेज एरर कम हो जाएगा, लेकिन कुछ के लिए वो अच्छी बात होगी और शायद कुछ स्टेट ऐसे हों जिसके लिए वो बात अच्छी नहीं होगी। तो इट मीन्स कि हमने ये वाला जो एरर रिड्यूस करना है ये कुछ स्टेट्स के लिए ज़्यादा रिड्यूस करना है और कुछ के लिए कम रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे हमने एक और फैक्टर मल्टीप्लाई करना है कि इसको कितना वेट देना है, और वो उस फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, वो स्टेट पे डिपेंड करता है, जिसको हम कहते हैं म्यू ऑफ एस। तो कुछ स्टेट्स के लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी, कुछ स्टेट्स के लिए म्यू की वैल्यू कम होगी। इट मीन्स कि कुछ स्टेट्स के लिए दिस विल मैटर, दिस विल हैव ग्रेट इम्पैक्ट, और कुछ स्टेट्स के लिए इसका इम्पैक्ट कम होगा। किन बेसिस पे? पहले ठीक, तो पहले तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने हर स्टेट को डिफरेंट फैक्टर देना है ताकि कुछ स्टेट्स की वैल्यूज़ चेंज हो जाएं ज़्यादा और कुछ में ज़्यादा चेंज ना आए। जैसे उन्होंने पूछा कि किस बेस पे हमें ये फैक्टर डिसाइड करना है, आपके ख्याल में किस स्टेट की वैल्यू को ज़्यादा चेंज होना चाहिए और किन स्टेट्स की वैल्यूज़ को कम चेंज होना चाहिए? बेस्ड ऑन देयर, वो तो यहाँ से आएंगी ना, कौन सी स्टेट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी स्टेट्स कम इंपॉर्टेंट हैं, किन स्टेट्स के हम ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं, किन स्टेट्स में वी आर रेडी टू कंप्रोमाइज़ कि बेशक एरर्स में ज़्यादा हो। जी, जो कॉस्ट किस बेस पे डिटरमिन करेंगे?
जो हमारे सबसे चाहे चेस की बात करें, किस स्टेट्स को हम चाहेंगे कि वहाँ पे हमारे पास एरर कम से कम हो और किन, अच्छा चलें, जिस स्टेट्स में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट किस बात में डिटरमिन करेंगे? बेसिकली जिन स्टेट्स को हम फ्रीक्वेंटली विजिट कर सकते हैं, जिसको पता है कि हमने एजेंट उस स्टेट में ज़्यादा जा सकता है, दो स्टेट्स मैटर मोर। और जिन स्टेट्स को हमें पता है कि एजेंट की इंटरेक्शन बहुत कम होगी, यानी एजेंट उन स्टेट्स में बहुत कम जा सकता है, उनकी वैल्यू अगर इनएक्यूरेट भी हो तो इट डजेंट मैटर अ लॉट। अब चेस में आपको कौन सी एग्जांपल देंगे जिसमें कुछ स्टेट्स बिल्कुल कम विजिट होंगी? फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दें चेस में, जिनको आती है वो कोई एग्जांपल दें। तो कौन सी पोजीशन चेस की ऐसी होती है जो कि बहुत रेयर होती है, जिसमें कभी एजेंट जो है वो जाने के चांसेस कम है, तो अगर उस स्टेट की वजह हम गलत प्रिडिक्ट कर भी लें तो इट्स ओके। ओके, या वो जो होती है कि जिसमें किंग ओपोनेंट का रह जाता है और आपका सिर्फ एक पीस रह जाता है, देन यू कैन नॉट स्टेलमेट है, हाँ उसके चांसेस कम होते हैं, नहीं होते चांसेस गेम के ऊपर जैसे प्रोग्रेस होता है। हाँ, लेकिन अगर जो बिल्कुल न्यूबीज होंगे जिनको कुछ समझ नहीं आता, शायद उनके चांसेस ज़्यादा हों, लेकिन जो एक्सपीरियंस होंगे वो कभी उसको इस सिचुएशन की तरफ नहीं लेके जाएंगे। खैर, सो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये है एरर, हमने इस एरर को रिड्यूस करना है, लेकिन इस एरर को हमने तमाम स्टेट्स के लिए एक जैसे रिड्यूस नहीं करना। रीज़न, बिकॉज अगर हम इस एरर को, अगर हम ओवरऑल एवरेज एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ये एवरेज है ना, अगर हम एवरेज एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा कि कुछ स्टेट्स के लिए तो एरर कम हो जाएगा, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए शायद एरर ज़्यादा हो जाए। तो हमने क्या करना है, बेस्ड ऑन स्टेट्स इसको वेट देना है, और ये वेट किस पे डिटरमिन कर रहे हैं? बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिट टू दैट स्टेट। तो जो स्टेट्स फ्रीक्वेंटली विजिट होंगी, इट मीन्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट टू अस, वहाँ पे हम ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं। बात तो फिर कोई आ गई ना कि सारे स्टेट्स का पता होना चाहिए जो विजुअल में प्रॉब्लम थी हमारी। हाँ, तो ये चीज़, तो देखें ये चीज़ भी विद पैसेज ऑफ टाइम तो हम डिटरमिन कर सकते हैं ना। आप एक स्टेट को विजिट करते जाओ, साथ में उसका काउंट मेंटेन करते जाएं ड्यूरिंग लर्निंग। नहीं, आप सिर्फ काउंट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, डू नॉट हैव टू उसको स्टोर तो नहीं कर रहे हर स्टेट के लिए। यस, अगर 2 की पावर 64 स्टेट्स फॉर एग्जांपल, आप कहें कि हर स्टेट की आप फ्रीक्वेंसी काउंट करना चाहते हैं, तो आप वो चाहिए होंगे ना। अच्छा ठीक, फिर इसमें एक और चीज़ आती है कि आपको एग्जैक्ट अगर नहीं भी पता, एंड यू से कि इट्स अ प्रोबेबिलिटी, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन, यू डिड, ठीक, उस केस में फिर आपको सैंपल चाहिए होती। इफ़ यू नो द डिस्ट्रीब्यूशन, यू डू नॉट नीड टू सेव द वैल्यूज इंडिविजुअली। लेकिन अब पता ना फिर तो नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन पता होगी, अगेन फिर डिस्ट्रीब्यूशन में एज्यूम करेंगे, ठीक। सो यहाँ पे आ जाती है डिफरेंसेस बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। एक तो ये कि सुपरवाइज लर्निंग में हमने, अच्छा सुपरवाइज लर्निंग में कभी हमने इस वेट की बात की है कि अब बेस्ड ऑन एक इंस्टेंस को कितना, ये बेसिकली स्टेट क्या चीज़ है यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग में? ये स्टेट क्या होता है? एक पूरा एक इंस्टेंस है ना, एक रो है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें तो ये एक इंस्टेंस है जिसके डिफरेंट फीचर्स हैं, ये दूसरा इंस्टेंस है, ये तीसरा इंस्टेंस है, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, हर इंस्टेंस के लिए एक्चुअल वैल्यू और हर इंस्टेंस के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का एरर निकालते हैं, ठीक। तो क्या मशीन लर्निंग में ऐसे आपने पढ़ा है कि जब इस एरर है तो उसको आप वेट देते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंस? नहीं, वो रिग्रेशन दूसरी चीज़ होती है। चलें, आप बता देना। नहीं मैंने तो कभी ये चीज़ नहीं देखी इसमें कि आपके साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है सुपरवाइज लर्निंग में। एक लर्निंग रेट होता है तो अलग चीज़ है, इट्स नॉट लर्निंग रेट, सो वो तो एग्जैक्टली वो तो ये वाला वेट हो गया, ये जो W है जिसको हमने डिटरमिन करना है, इसको तो हम लर्न कर रहे हैं, ये तो ये वाला वेट है, देखें
सर जब उबैद, वो तो ये वाला W है कुछ जिसको हमने लर्न करना है, किसी फीचर को हमने कम वेट करना है, किसी फीचर को हमने ज़्यादा वेट देना है। मैम जब हमें एक कोरिलेशन पता चलेगा जी जस्ट हाँ हम ये डिफाइन कर सकते हैं उसका वेट। यहाँ पे फीचर को नहीं वेट दे रहे, यहाँ पे इंस्टेंस को वेट दे रहे हैं, पूरे इंस्टेंस को हम वेट दे रहे हैं। फीचर को तो वेट ये थीटा जी है ना आपके पास। उबैद ये देखें, जिन फीचर्स की वेट की आप बात कर रहे हैं वो ये होता है थीटा 1 अगर ये फीचर 1 है, थीटा 2 अगर ये फीचर 2 है। इनकी बात नहीं कर रहे हम लोग, हम हर पूरे इंस्टेंस को, किसी एक इंस्टेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है उसको फिर हम वेट दे रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर एक उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब काउंटिंग कम है लेकिन वैल्यू ज़्यादा रहेगी, काउंटिंग ज़्यादा लेकिन वैल्यू कम। उसका क्या ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है विजिट करने की। एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लेकिन वैल्यू कम है। मतलब वेटेज हम किस पे देंगे? वेटेज हम इस पे देते हैं ना कि इस स्टेट से पे तो नहीं दे सकते क्योंकि अगर वो इम्पोर्टेंट अगर फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, मतलब वेटेज उसका ओवरऑल। देखें एक स्टेट कितनी अच्छी है कितनी बुरी है वो तो हमें ये वैल्यू बता रहा होता है ना। हम क्या बात कर रहे हैं कि एक स्टेट की जो वैल्यू है कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसको हमें कितना अपडेट करना चाहिए। ठीक, वो डिपेंड करता है, यानी उसमें हम कितना अपडेट करना चाहिए, उसमें हम कितना एरर बर्दाश्त कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो स्टेट कितना फ्रीक्वेंटली विजिट हो रहा है। तो जो लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड स्टेट्स हैं अगर उनकी वैल्यू में कम अपडेट आएगा, यानी उनके अच्छे और बुरे होने की वैल्यू में कम चेंज आएगा, और जो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विजिटेड स्टेट्स हैं उनमें ज़्यादा। वो इंस्टेंसेस वाली बात उसके ना एपिसोड वो होंगे ना ज़्यादा होंगे। एपिसोड ज़्यादा होंगे, अब एक एपिसोड में ही अगर वो कितना, इट्स एन एवरेज अक्रॉस ऑल द एपिसोड हम ये कहेंगे, अक्रॉस ऑल एपिसोड्स। यस, अभी आते हैं ना, इसमें आते हैं, दोबारा इसमें आते हैं, इसमें अब इसी क्विज में मोंटी कार्लो भी आएगा और इसमें अब टीडी भी आएगा। ठीक, अच्छा जी, ये तो ज़्यादा हो रहा है। बस 5 मिनट पूरा आधा घंटा रहता है अल्लाह के बंदो। कितना कवर कर दिया हमने तो कुछ जी जी 2 मिनट मिल के अच्छा देते हैं, मैं पहले इक्वेशन लिख रहा हूँ, हम रिकैप देते हैं। अब तक हमने जी जी इधर तो वो जो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकाल रहे हैं जो कि वेट पे डिपेंड करता है या थीटा पे डिपेंड करता है। हमें पता है कि अगर हम सुपरवाइज लर्निंग में ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालते हैं तो उसकी शक्ल कैसी होती है, हर इंस्टेंस के लिए जो ट्रू वैल्यू होती है, ठीक, और उस इंस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, फीचर्स एक्स पे डिपेंड करती है, और जो वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं उस इंस्टेंस के लिए, और वो अप्रॉक्सीमेशन किस पे होती है, हम एक्स को कंसिडर करते हैं और हम थीटस को लर्न करते हैं। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन के लिए ये दोनों पैरामीटर्स होते हैं, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ इस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और हमने दोनों के दरमियान स्क्वायर्ड एरर देखना है। ठीक, और इसको फिर हम हर इंस्टेंस पे सम करते हैं। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया है फॉर सुपरवाइज लर्निंग, जिसको फिर हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इस एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि हम थीटा को इस तरह चेंज करते हैं, थीटा i+1 या जो भी कहें इसको, कि हर थीटा की वैल्यू में हम क्या ऐड करते हैं, हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं डेल्टा जे ऑफ इस तरह शक्ल, समथिंग लाइक दैट। ठीक, ये क्या चीज़ है, ये ग्रेडियंट है, लेकिन पूरा वेक्टर तो नहीं करते। कोई एक थीटा कंसिडर करें, थीटा आई की वैल्यू में हम ये काम करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, कि इस एरर में
इस थीटा को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। माइनस का साइन हम क्यों लगाते हैं शाफी, माइनस का साइन क्यों लगाया है? किसी भी थीटा को अपडेट करने के लिए हम अब जो करंट वैल्यू एज्यूम की है उसमें हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव माइनस क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाए। ये माइनस साइन क्यों लगाते हैं, प्लस क्यों लगाया? माइनस लगाते हैं ना, माइनस इसलिए लगाते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि अगर ये माइनस में है, अगर यहाँ पे देखिए उधर, अगर ये वैल्यू माइनस में है तो थीटा की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये चीज़ माइनस कब आती है, डी जे बाई डी थीटा माइनस कब होगा, जब थीटा की चेंज करने से एरर में कमी आ रही है। यानी थीटा को बढ़ाने से अगर एरर में कमी आ रही है, इट मीन्स कि ये चीज़ नेगेटिव होगी, इट मीन्स कि फिर थीटा को हमें बढ़ाना चाहिए, बिकॉज उसके बढ़ाने से एरर में कम आ रहा है। ठीक, और ये चीज़ पॉजिटिव कब होती है कि अगर थीटास को बढ़ाने से अगर एरर भी बढ़ रहा है तब ये चीज़ पॉजिटिव होगी। इट मीन्स कि फिर हमें थीटा की वैल्यू कम करनी चाहिए। ठीक नहीं पता नहीं मैंने किया था तो डिफरेंस नहीं आ रहा साइन चेंज हैं? मतलब वो सर मैं है वो जरूरत है सर बिल्कुल नहीं होने की प्लस करते हो जब से नेगेटिव का अच्छा, मेरी जो ड्राइंग होती है इतनी अच्छी होती नहीं, मैं ड्राइंग से समझा लूँ। उबैद, हमने करना क्या है, मशीन लर्निंग इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द वैल्यूज ऑफ दीज वेट्स। ठीक, बिकॉज हमने एज्यूम क्या किया होता है कि हमें फंक्शन की शेप मालूम है। वी एज्यूम इट सपोज कि ये लीनियर है, तो बाद में हम चेंज करते हैं कि नहीं वो लीनियर नहीं है, वो कोई नॉन लीनियर है। फिर हम न्यूरल नेटवर्क पे जाते हैं, फिर हम न्यूरल नेटवर्क पे जब लेयर्स ऐड करते हैं तो हम डीप न्यूरल नेटवर्क पे जाते हैं। लेकिन स्टार्ट में जब हम पढ़ते हैं मशीन लर्निंग, हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो लीनियर है। बट लीनियर फंक्शन एज्यूम करने से मसला हल नहीं होता, बिकॉज लीनियर की शेप्स कैसे कैसे हो सकती है। लीनियर ऐसे भी हो सकता है, लीनियर तो ऐसे भी हो सकता है, लीनियर ऐसे भी हो सकता है। इन तीनों लीनियर में क्या फ़र्क है? अगर मैं इसको लिखूँ y इज़ इक्वल टू, अगर ये x है और ये y है, तो y इज़ इक्वल टू क्या, इस फंक्शन को इस x की फॉर्म में कैसे लिखूँ? इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, mx प्लस c। ठीक, जिसको c को हम थीटा नॉट कहते हैं और m को हम थीटा 1 कहते हैं। और ये अब हमने एज्यूम तो किया है लीनियर है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसका स्लोप क्या है और इसका इंक्रीमेंट क्या है, तो हम इनको फिर लर्न करते हैं मशीन लर्निंग में। ठीक, वी हैव टू लर्न दीज थीटास। लर्न कैसे करते हैं, हम इनिशियली एज्यूम करते हैं कि थीटा 0 की वैल्यू भी सपोज 0 है और थीटा 1 की वैल्यू भी सपोज कुछ और है। ठीक, इनिशियली हम कुछ वैल्यूज एज्यूम करते हैं, बट व्हाट इफ दीज वैल्यूज आर रॉन्ग ना, हमने खुद से एज्यूम की है। तो क्या मैंने अब थीटा को चेंज करना है, चेंज कैसे होगा, या तो उसमें ऐड करूँगी या उसमें सब्ट्रैक्ट करूँगी। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस बेस पे हो, यानी जो थीटा आई की वैल्यू है, थीटा आई की पुरानी वैल्यू में या तो मैंने ऐड करना है या मैंने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, ताकि मेरे पास न्यू वैल्यू आ जाए। ये किस बेस पे होगा, प्लस माइनस किस बेस पे होगा, ये डिपेंड करता है कि जो थीटा को चेंज करने से मेरे पास एरर में क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक, अगर तो अब हम बात करते हैं किसकी, थीटा की, और एरर की बात करते हैं। ठीक, सपोज एरर फंक्शन जो है वो हमारे पास कुछ और है, मीन स्क्वायर एरर नहीं है, सपोज ये एक एरर फंक्शन है सपोज। ठीक, अब कहाँ पे, यहाँ पे देखें, इस केस में स्लोप पॉजिटिव है बिकॉज थीटा को बढ़ाने से एरर बढ़ रहा है, जबकि इस केस में स्लोप नेगेटिव है, जब मैं थीटा को बढ़ा रही हूँ तो एरर कम हो रहा है। ठीक, तो स्लोप की डायरेक्शन मुझे बताती है कि थीटा को बढ़ाना चाहिए, थीटा को कम करना चाहिए।
और स्लोप की वैल्यू क्या होती है? स्लोप इज़ बेसिकली डी जे बाई डी थीटा। तो अगर तो डी जे पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि थीटा बढ़ने से एरर बढ़ रहा है, तो हमें थीटा को नहीं बढ़ाना, हमें थीटा को कम करना है, ठीक। और अगर थीटा, और अगर ये नेगेटिव कब होता है कि जब थीटा के बढ़ाने से जे कम हो रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना, हमें इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। तो इट मीन्स कि थीटा की वैल्यूज़ में हमने माइनस करना है, यानी इसका हमने माइनस साइन एज्यूम करना है। वी विल ऑलवेज एज्यूम द नेगेटिव, कि अगर पॉजिटिव है तो थीटा को कम करो, अगर नेगेटिव है तो थीटा को बढ़ा लो। तो वो इफेक्ट कहाँ से आएगा? वो माइनस करने से आएगा ना, ठीक। सो थीटा आई इज बेसिकली थीटा आई माइनस डी जे बाय डी थीटा आई, सिंपल। ये काम हम यहाँ पे कर रहे थे, करेंगे खैर। तो इट मीन्स के एरर निकालने के लिए हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, और उस डेरिवेटिव को इफ़ जे इज़ अ फंक्शन ऑफ मल्टीपल थीटाज, तो बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव भी कितने आएंगे? जितने हमारे पास थीटाज होंगे, ठीक। यू विल हैव डी जे बाई डी थीटा वन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड पैरामीटर, एंड सो ऑन। एक वेक्टर होगा जिसमें हम डेरिवेटिव स्टोर करेंगे, और इस वेक्टर को हम कहते हैं ग्रेडियंट, ठीक। In case of one theta, gradient will be one value. In case of multiple thetas, gradient will be a vector. और हमारी इस पूरी उसमें कोशिश क्या है कि हम इस ग्रेडियंट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट। ये बात हमने मशीन लर्निंग की तो कर ली। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को अप्लाई करना है रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे। अभी तो रिकैप ही चल रहा है शाफी के कहने पे। उसी लास्ट बात को मुझे रिपीट करने दे जो मैंने लास्ट टाइम, जो बात नई बात नहीं कर रहे, नई बात नहीं कर रहे, जो बात की है। एक घंटे के बाद कुछ नहीं मुझे सिर्फ एक चीज़ कंप्लीट करनी थी, बल्कि वो शाफी नहीं बताएंगे, शाफी जल्दी से बताएं। इस चीज़ को अब ज़रा रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे अप्लाई करें कि हम किस चीज़ की वैल्यूज़ हम एज्यूम करते हैं कि गिवन है, और किस चीज़ को हमने डिटरमिन करना है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे आ जाइए जल्दी से। जी आपसे पूछ रही हूँ। मसला क्या है कि हमने वैल्यूज ऑफ द स्टेट निकाली हैं। तो वैल्यू ऑफ द स्टेट कैसे ऐसे, ठीक। एंड हमेशा जो स्टेट की वैल्यू होती है वो किसी पॉलिसी के अंडर होती है। तो दीज आर द ट्रू वैल्यूज़, और हमने किसको अप्रोक्सीमेट करना है? वी हैड को, वैल्यू ऑफ द स्टेट बाय, और थीटा को हम यहाँ पे डब्ल्यू कह रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। सिंपल ये काम है, और हर स्टेट पे सम करेंगे। और आखिर में हमने क्या कहा कि हर एक, चूँकि नंबर ऑफ स्टेट्स इज़ वेरी लार्ज एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज़ स्मॉल, तो अगर मैं इस पैरामीटर्स को चेंज करूँगी तो कुछ बहुत सारे स्टेट्स की वैल्यूज चेंज होंगी। कुछ स्टेट्स की वैल्यूज़ चेंज होने से एरर कम होगा, कुछ स्टेट्स की वैल्यूज चेंज होने से एरर ज़्यादा होगा, बट ऑन दी एवरेज एरर कम होगा। तो हमने क्या डिसाइड करना है कि किस स्टेट के लिए हमने एरर बर्दाश्त करना है और किस एरर के लिए हमने एरर बर्दाश्त इतना नहीं। हाँ बस ठीक है, कितना वेट देना है, तो वो वेट हम कैसे डिटरमिन करते हैं? म्यू से, ठीक। फिलहाल हमने ये बात की है। अब सिर्फ एक बात करें जो हम अगली क्लास में करेंगे। मसला ये है कि हमें तो ये भी नहीं पता, ठीक, ट्रू वैल्यूज ही नहीं पता ना। यही तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग और मशीन और सुपरवाइजर लर्निंग में है। इसको एस्टिमेट करेंगे बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। तो इसमें अब आ जाएगा मोंटी कार्लो। मोंटी कार्लो में वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या होती है? बस मुझे किसी एक बच्चे ने बता दिया ना, तो आई वुड रिज्यूम के आप लोग मोंटी कार्लो में स्टेट की वैल्यू का हम क्या एस्टिमेट निकाल देंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ स्टेट? सैंपल की बेस पे डिटरमिन करते हैं। यस ठीक है ना, ओल्ड एस्टिमेट जीटी माइनस, लेकिन इसको तो अभी अपडेट कर रहे हैं। सो ये तो हम साथ साथ जो अपडेट कर रहे हैं वो है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं वो जो, तो वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या थी? इट वाज द एवरेज ऑफ द रिटर्न्स, जो कि हमें डिफरेंट एपिसोड से मिलता है। तो कहना इसे कि वैल्यू ऑफ द स्टेट, एक मिनट, वैल्यू ऑफ द स्टेट जो कि हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं मोंटी कार्लो में,
इट इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ द रिटर्न जो कि हमें उस स्टेट में मिलेगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कि मोंटे कार्लो में इस चीज़ को रिप्लेस कर लेंगे रिटर्न से, जबकि टीडी में इस चीज़ को रिप्लेस करेंगे रिवॉर्ड प्लस नेक्स्ट स्टेट से। तो जब इसको हम रिटर्न से रिप्लेस करेंगे दैट विल बिकम ग्रेडियंट मोंटे कार्लो, और जब इसको हम टीडी से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा ग्रेडियंट टीडी। बट टीडी ग्रेडियंट इज नॉट ग्रेडियंट, दैट इज सेमी ग्रेडियंट, तो उस पर हमेशा लगता है। तो फिर कैसे लर्न, तो ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी? आप एक बात करोगे ना मैम, अगर हम ट्रू वैल्यूज निकाल रहे हैं